चलिए तो फिर ये वाला लाइव हम स्टार्ट करते हैं और मैं अपना इंट्रोडक्शन फिर से देती हूँ। तो मैं अपने इंट्रोडक्शन एंड यूपीएससी की जर्नी के बारे में थोड़ा शेयर करती हूँ। मेरा नाम अदिति सिंह है और यूपीएससी सीएससी 2025 में मेरी 859 रैंक आई है। जहाँ तक मैं अपने बैकग्राउंड की एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ, तो मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग खरगोन मध्य प्रदेश से कंप्लीट करी है और इसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली से बीटेक 2021 में कंप्लीट किया और इसके बाद ही मैंने यूपीएससी सीएससी की जर्नी को अपना स्टार्ट किया था। इस जर्नी में ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ था। तो दैट वर 2021, 2022 एंड 2023। 2024 में आई गॉट 105 मार्क्स इन प्रीलिम्स एंड उसी साल मैंने यूपीएससी सीएससी मेंस एंड यूपीएससी फॉरेस्ट का मेंस लिखा था। हाउएवर वो मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया मेरा एंड फाइनली जो सिलेक्शन मेरा हुआ है वो यूपीएससी सीएससी 2025 में हुआ है। इसके साथ ही मैंने दूसरी एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करी है एंड दूसरी एग्ज़ाम्स को भी देने का प्रयास किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूपीपीएससी 2024 का भी इंटरव्यू दिया है मैंने और साथ ही मैं नाबार्ड मेंस 2023 दिया था एंड यूपीएससी सीडीएस सेकंड की एग्ज़ाम दी थी, एसएसबी इंटरव्यू में मैंने अपीयर किया था। हाउएवर वहाँ पर भी मेरा क्वालिफिकेशन नहीं हुआ है, तो ये यूपीएससी सीएससी 2025 में ये मेरा फाइनल सिलेक्शन था। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि काफ़ी कॉमन है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन मेरे पास है वो ये है कि हम प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, जीएस 1 एंड सीसेट दोनों को अगर हम इंक्लूड करके देखते हैं तो सबसे पहले मैं सीसेट का क्वेश्चन एड्रेस करती हूँ। सीसेट में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले है आपका कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेकंड चीज़ जो है सीसेट में वो है हमारा रीजनिंग एंड थर्ड है क्वांट। तो ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 में हम कुछ भी 2 को एकदम स्ट्रॉन्ग रखें एंड एक 3 में से कुछ किसी भी एक को अगर हम नॉर्मल रख के इन तीनों की बेसिक तैयारी कर लें, साथ में कुछ पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर लें, तो सीसेट हमारा हैंडल हो सकता है। अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो सीसेट के लिए स्पेसिफिकली मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। सिर्फ मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो प्रीवियस ईयर जो कॉम्प्रिहेंशंस आए थे उनको सॉल्व किया था और कुछ फॉर्मूलेस देखे थे और इसी के साथ ही मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया था। यहाँ तक इससे मेरा सीसेट कंप्लीट हो गया था। तो मैं ज़्यादा सीसेट के बारे में नहीं बता सकती हूँ क्योंकि सीसेट मैंने लाइक स्पेसिफिकली सीसेट के लिए प्रिपेयर नहीं किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि जीएस के लिए हम प्रीलिम्स के लिए क्या फॉलो करें स्ट्रेटजी। जीएस वन की जो स्ट्रेटजी मेरी रही है वो जनवरी टू मई की जो रही है उसमें जितना भी स्टैटिक पोर्शन है उसको मैंने 3 बार रिवाइज करने की कोशिश करी है। 3 बार मेरा स्टैटिक रिवाइज हो जाए, साथ में जो भी करंट अफेयर्स पिछले 1 साल के रहे हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँ। लास्ट 45 मिनट्स के पीवाईक्यूज जो मैंने कर रखे हैं वो एंड इसके साथ में ही टेस्ट सीरीज, ये 4 चीज़ें मैंने प्रीलिम्स के लिए फॉलो करी है और इसलिए मेरा 2024 का भी प्रीलिम्स निकला है। तो मैं अपनी प्रीलिम्स की फिर से आपको स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। प्रीलिम्स की मेरी बहुत ही 4 स्टेप की सिंपल सी स्ट्रैटेजी रही है। सबसे पहले जो स्टैटिक जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है हमारा, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से 3 बार प्रीलिम्स से पहले रिवाइज करने का सोचा था कि 3 बार रिवाइज हो जाए, जिसमें फर्स्ट 2 मंथ्स में थोड़ा स्लो रिविजन होगा, फिर एक बार फास्ट रिविजन होगा, लास्ट में एक-एक दिन का रिविजन होगा। तो मैं ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करती थी जो कि स्टैटिक के लिए। साथ में पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स, जिसके लिए मैंने खुद के मंथली मैगजीन से नोट्स बना रखे थे। इसके लिए मैंने विजन की मंथली मैगजीन फॉलो करी थी। थर्ड चीज़ जो मैंने प्रीलिम्स के लिए की है वो ये है कि 45 ईयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, जो कि 1979 से लेकर 2025 तक के थे। जो अभी तक 2024 या 2025 तक के जो पीवाईक्यूज है वो। इसके साथ ही मैं टेस्ट सीरीज को मैंने किया था टेस्ट, कुछ सेक्शनल टेस्ट एंड कुछ फुल लेंथ टेस्ट। साथ ही में मैंने जस्ट टू टेक एक्सपीरियंस ऑफ कि एग्जाम हॉल कैसा रहेगा, तो मैंने विजन का अभ्यास दे रखा है जिसमें 3 टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स के। तो ये मेरा प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि मेरा मेंस का क्या स्ट्रैटेजी रहा है, तो मेंस में सबसे पहले मैं एथिक्स की बात करना चाहूँगी।
तो एथिक्स में मैंने अतुल गर्ग सर के पीवाईक्यूज को फॉलो किया है। साथ में मैंने अपने सीनियर के एक टॉपर हैं, उनके मैंने नोट्स उठाए, उसी में अपना एडिशन किया है। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज से एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स या फिर कुछ भी एथिकल एग्जाम्पल्स है, नॉन एथिकल एग्जाम्पल्स है, वहाँ से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने कलेक्ट कर लिए थे। इसके साथ ही टॉपर्स कॉपी, मैंने 10 टॉपर्स कॉपी को फॉलो किया है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फॉलो किया है वो। एंड इसके साथ ही मैंने इसमें टेस्ट की राइटिंग करी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो हम टेस्ट लिख रहे हैं वो इवेल्युएट भी करें। तो इसके इवेल्युएशन के लिए मैंने अपने मेंटर को ये इवेल्युएशन भेजा था। तो मेरे मेंटर रवि सर फ्रॉम वर्सेटाइल आईएएस वहाँ के डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इवेल्युएशन करके बताया था। एंड ये भी बोला था उन्होंने कि कहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है इंट्रोडक्शन में। जैसे मैं कई बार कोड से इंट्रोडक्शन शुरू कर देती थी इंस्टेड ऑफ कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो मैं बस कोड से इंट्रोडक्शन को कर देती थी, तो वहाँ कुछ गलतियाँ हो रही थी, तो उन्होंने वो रेक्टिफाई किया था, गलतियों को सही करवाया था। अगर मैं बाकी जीएस की बात करती हूँ, मेंस की स्ट्रैटेजी की बात करती हूँ, तो वो भी स्ट्रैटेजी हमारी लेयर्स में चलेगी। सबसे पहले बेस मटेरियल, सिलेबस का एक एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट है जीएस 1 में, जीएस 2 में, जीएस 3 में, उन सबके पास मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। या फिर जो नोट्स अवेलेबल नहीं है तो मैं किसी भी टॉपर्स के बेसिक मटेरियल जो नोट्स होते थे उनको उठा लेती थी और वहां से अपना वैल्यू एडिशन कर लेती थी, जहां से मुझे करना होता था ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करके। कुछ कोचिंग के मटेरियल्स है, जैसे मैंने विजन का बैम मटेरियल यूज किया था, प्रहार जो ओलीआईएस का प्रहार मटेरियल होता है मीन्स के लिए, वो यूज किया था। इंटरनेट का काफी इस्तेमाल किया मैंने, तो वहां से मैंने उसमें एडिशन कर लिया। तो ये मेरी फर्स्ट लेयर थी मेंस। जो सेकेंड लेयर मेंस की जो जाएगी वो है पीवाईक्यूज की। तो मैंने ओनली आईएएस के जो पीवाईक्यू सॉल्व पीवाईक्यूज होते हैं वहां से जल्दी जल्दी सारे पीवाईक्यूज को कंप्लीट कर दिया। एंड जो भी एडिशन मेरे को करना था, एक अलग से नोट्स पीवाईक्यू के बना लिए थे मैंने मेंस के सारे सब्जेक्ट्स। इसके साथ ही मैं करंट अफेयर्स के लिए, मेंस के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने जैसा आपको बताया कि विजन आईएएस का मैंने मंथली मैगजीन किया था। तो जो भी मंथ का मैं मंथली मैगजीन करती थी, उसमें मैं प्रीलिम्स के अलग से और मेंस के अलग से, इन दोनों के अलग अलग से नोट्स का एक मैंने 100 पेजेस का अपना डॉक्यूमेंट बना रखा था, जिसमें लास्ट 12 से लगभग 16 मंथ्स के करंट अफेयर्स का मेरा पूरा एक डॉक्यूमेंट बना हुआ था। तो मैंने उसी को फॉलो किया था। प्रीलिम्स के बाद के करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने 365 फॉलो किया है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं फॉलो किया है। तो मेंस में हमारा फर्स्ट हो गया कि बेसिक मटेरियल। सेकंड जो मेंस में बात हुई है वो पीवाईक्यूज की है, जिसमें मैंने 2013 से लेकर 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व किया है। थर्ड हमारा हो गया थर्ड हमारा क्या था, सॉरी, पीवाईक्यूज, बेस मटेरियल, टेस्ट सीरीज। हाँ, टेस्ट सीरीज का ऐसा है कि मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं लिख पाए थे, तो 2022, 23, 24 इसके मैंने पीवाईक्यूज के बैठ के 3 घंटे में टेस्ट लिखे। साथ ही में मैंने विजन का मेंस का जो अभ्यास होता है वो जाकर लिखा था। तो मैंने लगभग इतने ही आंसर्स लिखे हैं। इसके साथ ही मैं कुछ आंसर्स खुद से लिखती थी, मतलब एक दो आंसर्स लिखते रही हूँ। तो मेंस का मेरा यही ओवरऑल स्ट्रेटेजी रहा है। अ, अगर मैं बात करूँ एस्से की, तो एस्से का मेरा स्ट्रेटेजी ये रहा था कि जितना भी मैंने पढ़ा है, मैं उसको बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाऊँ। तो एस्से का बस मेरा यही अंडरस्टैंडिंग होता था कि एस्से एक ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए। ऑथर बीइंग मी, आंसर जो भी मैं ऐसे लिख रही हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए। तो मैं उसको एज़ अ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखती थी कि ये चीज़ को मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, फिर मैं उस चीज़ को आंसर करूँगी, ताकि वो ऐसे थोड़ा-सा डायनामिक बना रहे। साथ ही मैं इस टाइप के मैं जो ऐसे में जो भी मैं ऐसे लिख रही थी मैं एग्ज़ाम में, वो वैसा ही चूज़ करती थी जो कि कम लोग चूज़ करें। तो थोड़ा-सा डिफरेंट मैंने टॉपिक चूज़ किए हैं ऐसे में। तो ये हो गया मेरा ऐसे का स्ट्रैटेजी। साथ ही में मैंने 2-3 ऐसे लिखे थे एग्ज़ाम से पहले, और मैंने उनको इवैल्यूएट करवा लिया था। ऐसे के लिए इतना ही किया मैंने। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्शनल की, तो मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा है। सोशियोलॉजी में मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि सोशियोलॉजी के सिलेबस में क्या है
और मेरी सोशियोलॉजी की स्ट्रैटेजी क्या रही है। तो सबसे पहले है कि सोशियोलॉजी पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 की जो सोशियोलॉजी है उसमें काइंड ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी बताई गई है एंड पेपर 2 में इंडियन सोशियोलॉजी आती है। तो मेरा स्ट्रेटजी सोशियोलॉजी को लेकर ये था कि सबसे पहले जो फर्स्ट 3 टॉपिक्स थे सोशियोलॉजी के उसके मैंने अलग से कर लिया था वो। नेक्स्ट मैंने कंबाइंड स्टडी करी है पेपर 1 एंड पेपर 2 की। तो जो टॉपिक्स जो भी वेस्टर्न सोशियोलॉजी में आ रहा था मैंने उसको कंबाइंड करके लिखा है इससे इंडियन सोशियोलॉजी से। तो इसके साथ ही क्या होता था कि दोनों पेपर्स को मैं साथ में पढ़ती थी, तो इससे मेरा जो रिसोर्स पूल था वो भी ज़्यादा बड़ा हो गया था, मेरे पास कंटेंट ज़्यादा रहता था और मैं पेपर 1 का कंटेंट पेपर 2 में भी यूज़ कर लेती थी और पेपर 2 का कंटेंट पेपर 1 में भी यूज़ कर लेती थी। ये वाली स्ट्रेटजी मेरी सोशियोलॉजी की है। बाकी सोशियोलॉजी की अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने पैराग्राफ्स का यूज़ किया है क्योंकि सोशियोलॉजी में डीपर अंडरस्टैंडिंग हमको दिखानी होती है। तो ये सोशियोलॉजी की स्ट्रैटेजी रही है मेरी। साथ ही सोशियोलॉजी में अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो मैंने ब्रेनस्टॉर्म सोशियोलॉजी का जो बेसिक नोट्स था वो उठाया है। नितिन सांगवान सर की बुक है, वहाँ से कुछ नोट्स बनाए हैं। कुछ नोट्स जो है वो मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करके, फॉर एग्जाम्पल गूगल एआई या फिर चैट जीपीटी से मैंने काफ़ी सारी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज है वहाँ से इकट्ठी कर ली थी एंड बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट के नाम मैंने इसी तरीके से याद किए और उन सबको जब भी मैं एक्सप्लेन कर रही होती थी कि अपने आंसर्स में कि कुछ भी चीज़ हो रही है सोशियोलॉजिकल, तो हर चीज़ मैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन से करने की कोशिश करती थी बताने की। साथ ही मैं उसको सब्सटेंशिएट कर देती थी कोई भी सोशियोलॉजिकल थ्योरी आ रही है तो उससे। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी मेरी सोशियोलॉजी की रही है। साथ ही में वही टॉपर्स कॉपी कुछ सोशियोलॉजी की जिनसे मैं रिलेट कर पा रही हूँ, मैंने वहाँ से अपने नोट्स निकाल लिए कुछ। दोनों टॉपर्स के नोट जो मैं एनालाइज करती थी वो इस तरीके से करती थी कि पहले तो मुझे कंटेंट चाहिए, तो कुछ एग्जाम्पल है तो वो मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिया है, कुछ अच्छा कोट लिखा है उन्होंने, कुछ अच्छी बात लिखी है तो वो मैंने अपने कंटेंट में ऐड कर लिया। तो पहला एनालिसिस जो टॉपर्स कॉपी का होता था वो ये होता था। एंड सेकेंड चीज होती थी कि टॉपर लिख कैसे रहे हैं, इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ कंक्लूजन क्या है, हमको कंक्लूड कैसे करना होता है एंड साथ ही में बीच का जो पोर्शन होता था जो मेन बॉडी है आंसर की वो कैसे लिखी जानी चाहिए। तो ये वाली चीज मैंने टॉपर्स कॉपी से ही सीखी है। साथ ही मैं टॉपर्स से मैंने जो खुद की स्ट्रेटेजी फॉर्म करी है उसके बाद काफी सारी टॉपर्स कॉपी को एनालाइज करने के बाद वो ऐसा था कि मैं 10 अगर जीएस 1 2 3 की बात करूँ मैं, तो जो 10 मार्क का क्वेश्चन होते थे उसमें मैं लगभग कोशिश करती थी कि 10 मार्क के क्वेश्चन में 10 पॉइंट्स जाए हमारे, इसमें 60 to 70% जो पॉइंट है मतलब 6 से 7 पॉइंट में उनको मैं सब्सटैंशिएट कर दूँ किसी भी फैक्ट से, किसी भी डेटा से, किसी भी एग्जाम्पल से। एंड अगर 15 मार्क का पॉइंट है तो मैं 15 पॉइंट्स उसमें लिखूंगी। साथ ही मैं लगभग 10 से 12 पॉइंट्स में मैं उसको सब्सटैंशिएट करूंगी। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है। इसी के साथ में मेरा ऐसा मानना है कि सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक कुछ की टर्म्स होते हैं वो हमको आने चाहिए। तो ऐसे की टर्म्स का मैंने अलग से ही अपने नोट्स बना रखे थे, जैसे ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं या फिर सोसाइटी के लिए सोशियोलॉजिकल टर्म्स हैं। तो इस टाइप के मैंने डॉक्यूमेंट जो जार्गन्स होते हैं हमारे वो डॉक्यूमेंट्स बना रखे थे कि ये मैं कहीं पे भी यूज कर सकती हूँ। तो ये मेरा आंसर राइटिंग का रहा था। साथ ही में मैंने आंसर राइटिंग के लिए कुछ फ्रेमवर्क्स बना रखे थे। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते कि पेस्टल फ्रेमवर्क में लिखना है तो इससे क्या है डायमेंशन आती है। साथ ही में कुछ अलग फ्रेमवर्क्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं कई बार क्रोनोलॉजिकल अप्रोच में आंसर लिख देती थी कि इंडिविजुअल के ऊपर क्या असर होगा, किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट होगा तो कैसे होगा, फिर कम्युनिटी के ऊपर कैसे होगा, फैमिली के ऊपर कैसे होगा, पूरी सोसाइटी के ऊपर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। इस तरीके से थोड़ा डीपर एनालिसिस हो जाता था मेरा और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था मेंस में आंसर लिखने से पहले। तो ये मेरी मेंस की स्ट्रेटजी रही है। कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक लिस्ट या सोर्सेस क्या रहे हैं मेरे। तो प्रीलिम्स के लिए जो हम बेसिक सोर्स मटेरियल जो यूज़ करते हैं वही मैंने भी यूज़ किए थे। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है जो कि हमको पढ़नी पड़ती है, मैंने भी वही पढ़ी थी। बस मैंने एक चीज़ करी थी कि मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसके अपने शॉर्ट नोट्स निकाल लिए एंड वही शॉर्ट नोट्स को मैं रिवाइज करती थी।
मैं एक बार ही बुक पढ़ती थी और दोबारा नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बुक बहुत बल्कि होती है, तो मैं बहुत ही छोटे-छोटे नोट्स निकाल लेती थी और फिर मैं उन्हीं के नोट्स को एंड तक मैंने उन्हीं से ही रिवीजन किया है। तो लास्ट तक सभी चीज़ों के लिए मेरे पास कुछ नोट्स अवेलेबल थे। अ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है वो ये है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है? तो 2-3 चीज़ों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तो आप टेस्ट सीरीज़ ले लो और रेगुलर आंसर राइटिंग करो। और मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक पहले कंटेंट आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। तो मैंने पहले बेसिक कंटेंट कंप्लीट किया है, साथ में मैंने टॉपर्स कॉपी कंप्लीट करी है। उसी के बाद मैंने आंसर राइटिंग की स्टार्ट करी थी और प्रीलिम्स से मेंस के बीच में मैंने आंसर राइटिंग करी। इसके साथ में विज़न का जो अभ्यास है वो मैंने दिया है। पीवाईक्यूज़ फुल लेंथ टेस्ट 3-3 घंटे के बैठ के दिए हैं। साथ में 5-5 क्वेश्चन के जो टेस्ट होते थे वो मैं बैठ के बीच-बीच में दे देती थी। इससे मेरी आंसर राइटिंग हुई है। अ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंसर हमको पॉइंट वाइज लिखने होते हैं या फिर पैराग्राफ वाइज होने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जीएस के आंसर्स हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4, इसके आंसर मैंने सभी के पॉइंट वाइज लिखे हैं, जिसमें 10 मार्कर में 10 पॉइंट्स लिखती थी मैं, 15 मार्कर में 15 पॉइंट्स लिखती थी। और जहाँ तक सोशियोलॉजी की बात है, जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो सोशियोलॉजी में जहाँ पे 20 मार्क्स का होता था, जहाँ पर हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, वहाँ पर मैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन करना एंड कंक्लूड, इस तरीके का करती थी। एंड सोशियोलॉजी में जो 10 मार्कर आते हैं, वहाँ पे मैं पॉइंट वाइज लिख देती थी। तो मैं पॉइंट वाइज ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पॉइंट वाइज लिखने से आप बहुत ही प्रिसाइजली एंड क्रिस्पली बता सकते हो एग्जामिनर को कि आप बताना क्या चाहते हो उसमें। पॉइंट वाइज लिखने में एक और अच्छी बात ये होती है कि आप बहुत सारे डायमेंशन को ऐड कर सकते हो। बाकी पॉइंट वाइज लिखने का मेरा तरीका ये होता था कि सबसे पहले मैं किसी भी पॉइंट में एक कीवर्ड ऐड करती थी। कीवर्ड के बाद मैं उसके बाद थोड़ा-सा एक्सप्लेन करती थी उस कीवर्ड को एंड साथ ही में उसमें एग्ज़ाम्पल डाल के तुरंत कोई फैक्ट, कोई डेटा से उसको सब्सटैंशिएट कर दिया। तो ये मेरा पॉइंट बहुत ही शॉर्ट में कंप्लीट हो गया। तो 2-3 लाइन से ज़्यादा लंबा पॉइंट नहीं होता था ये। ये कुछ आंसर राइटिंग है। नेक्स्ट चीज़ है कि फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्लो चार्ट एंड डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल ज्योग्राफी में अगर आप कोई भी डायग्राम बनाओगे एक्सप्लेन करने के लिए तो वो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है। साथ ही में मैंने कुछ-कुछ डायग्राम्स या फिर कुछ फ्लो चार्ट्स अलग से मैंने लिख रखे थे कि मैं अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होगा तो ये वाला फ्लो चार्ट बना दूँगी। तो वो मेरे नोट्स में था कि मुझे कहाँ-कहाँ, कौन से फ्लो चार्ट बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जीएस 1 में फ्लो चार्ट्स बनाए हैं एंड जीएस 4 में फ्लो चार्ट्स बनाए हैं। जहाँ तक जीएस 3 की बात है तो साइंस एंड टेक या साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन थे, जैसे कि एक सीसीयूएस का एक क्वेश्चन आया था अंडरग्राउंड कार्बन स्टोरेज का, तो मैंने वहाँ तुरंत एक डायग्राम से उसको बता दिया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। ऑल्सो अगर हमारे पास कम टाइम बचा है तो हम फ्लो चार्ट की मदद से जो भी बात कहना चाह रहे हैं एग्जामिनर तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो हम तुरंत ही जल्दी से बना सकते हैं। तो उससे क्या होता है, स्पेस भी कवर हो जाती है और वो चीज़ जो भी चीज़ें हैं हम छोटे-छोटे में लिख सकते हैं। लेकिन फ्लो चार्ट कम ही बनाओ तो ज़्यादा सही है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो उस टाइम पे ये वाले फ्लो चार्ट हम बना सकते हैं। साथ साथ ही आप अगर अगर फ्लो चार्ट बना रहे हो तो बहुत ही शॉर्ट में उसको साइड में कंप्लीट कर दो ताकि आप पूरी क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर पाओ। ठीक है? तो ये हो गया। उम नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये है कि प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आंसर कैसे करना है, आंसर करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में जो मेरी स्ट्रेटेजी होती थी अ, वो ये होती थी कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसको अटेम्प्ट करूँगी, उसको मैं उसी समय अटेम्प्ट कर देती थी। अगर कोई क्वेश्चन 50-50 आता है तो मुझे ये क्वेश्चंस मैं पक्का अटेम्प्ट करती थी। अगर मुझे कोई 3 ऑप्शन अगर मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रही हूँ ये वाले कि 4 ऑप्शन में से, तो मैं उसको स्किप करती थी क्वेश्चन को, या फिर मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है तो मैं उसकी तरफ बिल्कुल देखती भी नहीं थी कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है।
मेरा सिंपल सा ये था कि एक्यूरेसी होनी चाहिए एंड मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो लगभग मैंने हर अटेम्प्ट में जिसमें मेरा प्री निकला है, उसमें लगभग 80 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करी है। और जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आता है, जहाँ पर मैं बिल्कुल गेस मार्क भी नहीं कर पाती हूँ, तो वो वाले क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल अवॉइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अगर मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या करें? तो अगर जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि ज्योग्राफी में स्प्राउट का क्वेश्चन था जो कि मुझे नहीं आ रहा था, तो सबसे पहले मैं बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देती थी कि बाकी क्वेश्चन जो मुझे आ रहे हैं वो पहले लिख दो। अब लास्ट में जो टाइम बचा है मुझे उससे रिलेटेड जो समझ में आ रहा है मैं वो लिख देती थी कि मेंस में ये लिखना है। साथ ही में अगर मेंस में कुछ एड्रेस करने को बोला गया है तो मैं वो वाली हेडिंग बना दी कि उस क्वेश्चन में कुछ नहीं आ रहा है तो ये वाली हेडिंग बना के कुछ उसमें बारे में कुछ लिख दो पॉइंट्स में। तो इसी तरीके से मैंने मेंस के आंसर्स और जो मुझे बिल्कुल ही नहीं आते वो वाले एड्रेस किए हैं। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ जहाँ पर मुझे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं सिंपली जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनसे बोलती थी सॉरी सर ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि बिल्कुल नहीं आता है क्वेश्चन। कई बार वो आपको सामने से बोलेंगे कि आप कुछ और गैस करें या आप कुछ और बताएं, तो आप अगर आपको आ रहा है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो सॉरी सर बोलकर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ साथ में करनी चाहिए या अलग अलग करनी चाहिए? तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रही है कि जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट है, उनकी जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की टाइम आएगी तब प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में चलेगी। फॉर एग्जांपल कोई इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, पॉलिटी का जब हम पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये वाले जो सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट है, इनका स्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो इनमें हमको प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन जब स्पेसिफिकली प्रीलिम्स जब पास में आने वाला होता है जनवरी से, तो मैं प्रीलिम्स पे शिफ्ट कर जाती थी। तो मेरी वही स्ट्रेटेजी रहती थी कि 3 बार रिवीजन करना है, टेस्ट देने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं लास्ट 45 ईयर्स के, और साथ ही में करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है। ये मेरी प्रीलिम्स की थी। जून से लेकर दिसंबर तक के बीच में मैं मेंस पे ज़्यादा फोकस करती थी, जहाँ पर मेंस का मेरा कंटेंट तैयार हो जाए, मेंस का थोड़ा सा मेरा रिवीजन रहे, मेंस में जो भी एक्स्ट्रा एडिशन करना है, वैल्यू एडिशन करना है, वो वाला मैं इस टाइम पे कंप्लीट करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये, यूपीएससी के पीवाईक्यूज कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन पीवाईक्यूज को हम कैसे एनालाइज करें? ठीक है, तो यूपीएससी के जो पीवाईक्यू होते हैं, जहाँ जहाँ तक मैंने आपको बताया है कि मैंने 45 इयर्स के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व किया था, क्योंकि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा रिपीट वैल्यू होती है पीवाईक्यूज की। नॉट नेसेसरीली कि वो क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ जाएगा, पर कई बार ऑप्शन सेम बन जाते हैं, कई बार थीम्स रिपीट होती है यूपीएससी की। तो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज कैसे करना है, तो वो मैंने ऐसे किया था कि 1979 से लेकर 1995 के डायरेक्टली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफ़ी सिंपल थे, तो उनको एज अ फैक्ट मैंने अपना एक अलग नोट बना लिया था। 1995 से लेकर 2013 के क्वेश्चन थे, इसमें मैंने क्या किया था कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही में उसके सारे ऑप्शंस भी देख लिए कि ये ऑप्शन है तो ये ऑप्शन क्यों बना है यूपीएससी में, या फिर ये ऑप्शन कोई ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन है तो ये कहाँ पर है, तो मैपिंग पर तुरंत देख लिया मैंने। तो इस तरीके से 1995 के से 2013 के क्वेश्चन किए। अब 2013 से 2025 इन क्वेश्चंस को मैंने दो तरीके से सॉल्व किया। पहला है कंटेंट के लिए, तो मैंने सब्जेक्ट वाइज सॉल्व किया, जिसमें सारे ऑप्शन को हमको एनालाइज करना है और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसको एनालाइज करना है, किस टॉपिक से पूछा जा रहा है ये एनालाइज करना है। तो हमको इससे ये चीज पता चलेगी कि कहाँ से कौन सा थीम रिपीट हो रहा है, यूपीएससी कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है। सेकेंड जो तरीका मेरा 2014 से लेकर 25 तक का जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज का था, वो ये था कि मैंने ईयर वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए। तो मैं बैठ के पेपर लगाती थी और मैं उसमें ये जानने की कोशिश करती थी कि कोई कीवर्ड यूपीएससी यूज कर रहा है या फिर कहीं पर वो कुछ गलत बताने की कोशिश कर रहा है, कोई स्टेटमेंट इसी तरीके से क्यों लिख रहा है। तो इससे क्या हुआ कि मेरा एमसीक्यू एप्टीट्यूड जो होता है
एक गैसिंग पावर आपके अंदर आ जाती है इतने पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद, तो वो इस तरीके से है। तो फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूँ तो यूपीएससी की जो 45 ईयर्स के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें 2013 से लेकर 25 में 2 तरीकों से सॉल्व किए। एक है सब्जेक्ट वाइज, एक है ईयर वाइज। इससे मेरा कंटेंट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है और दूसरा मेरा एमसीक्यू एप्टीट्यूड भी डेवलप हो चुका है। तो मैं जब ये आपकी स्ट्रॉन्ग पीवाईक्यू पूरी जब बैकिंग होती है ना, तब आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जाकर आप पेपर लिख सकते हैं। तो इसकी वजह से 2024 में भी एंड 2025 में भी काफ़ी कॉन्फिडेंटली एंड काफ़ी अच्छे मार्जिन से मेरा प्रीलिम्स निकला है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास वो इंटरव्यू को लेकर है कि डैफ कैसे बनाना चाहिए हमको, एंड इंटरव्यू में पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, साथ ही में इंटरव्यू बोर्ड ने मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे थे, मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहले तो डैफ कैसे करना है। डैफ में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। जो मेन पार्ट होता है डैफ का वो होता है कि आप अपने हॉबीज या फिर आपने कोई सी आपको स्कॉलरशिप मिली है या फिर कोई आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो उसमें आप क्या डालते हो। तो यहाँ पर आपकी एक्चुअली पर्सनैलिटी शो होती है कि आप एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी कैसे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टेट लेवल चेस चैंपियनशिप खेली थी, साथ ही मैं वॉलीबॉल करती थी, वॉलीबॉल खेलती थी। इसके साथ ही मेरा यूकेलेले प्लेइंग हॉबी था। मेरे स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग हॉबी था। साथ में मेरा एक एमपी स्कॉलरशिप भी है, एमपी मिशन एक्सीलेंस के थ्रू एक स्कॉलरशिप है, तो मैंने वो चीज़ें कुछ इसमें डाली थी डैफ में। हालांकि यूपीएससी बोर्ड ने मेरे डैफ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। जो मोस्ट क्वेश्चन मुझसे जो पूछे गए थे वो सिविल इंजीनियरिंग का मेरा बैकग्राउंड था ग्रेजुएशन में, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे एंड कुछ जेनेरिक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे इंटरव्यू बोर्ड वही क्वेश्चन पूछेगा जो आपके डैफ में है, पर इस चीज़ की हमको तैयारी करके रखनी पड़ेगी। तो जो यूपीएससी के जो डैफ के मैंने एक एक वर्ड है उसके ऊपर खुद के नोट्स बना लिए थे कि ये डैफ के आगे पीछे जो भी है वो सारा तैयार कर लिया कि मैं कौन से स्टेट से आती हूँ तो उसके बारे में कुछ, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ तो उसके बारे में कुछ। इसके साथ ही मैंने अपने नाम पे थोड़ा रिसर्च किया था, सिविल इंजीनियरिंग पे रिसर्च किया था। जो भी मैंने एक्टिविटीज़ जो भी हॉबीज़ लिख रखी थी उनके बारे में, उनकी बैकग्राउंड, उनके हिस्ट्री, कुछ नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनका इम्पैक्ट, उनके लिंकेजेस गवर्नेंस के साथ कैसे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे हैं। अगर मैं ये वाली हॉबीज़ मेरे अंदर अगर मैं करती हूँ तो कैसे मैं एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर बन पाऊँगी। तो ये वाले सारे डायमेंशंस में मैंने अपने डैफ के क्वेश्चंस सोच के रखे थे। हालाँकि ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछे नहीं गए थे। तो भी एक प्रिपरेशन होता है, वो उसके लिए डैफ को इस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। साथ ही में मैंने लगभग 7 से 8 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, तो इस तरीके की कुछ मेरी इंटरव्यू की तैयारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है, अगर मुझे वापस यूपीएससी देने का मौका मिले तो मैं क्या गलतियां ऐसी हैं जो नहीं दोहराना चाहूँगी। तो इसके लिए मैं बोलूँगी सबसे पहले जो मेन जो पार्ट होता है हमारा जहाँ से बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो मेन होता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरी राइटिंग स्पीड इतनी तेज नहीं है कि कई बार ऐसा हो गया कि मेरा क्वेश्चन छूट गया है, और ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर होता है, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो एथिक्स में इस बार ये हुआ था कि मेरी एक केस स्टडी पूरी छूट गई और एक केस स्टडी में काफ़ी गड़बड़ हुई, काफ़ी आधी छूट गई थी। तो लगभग 20 से 30 मार्क्स तो मेरा छूट गया था। हालांकि मेरे 113 मार्क्स हैं एथिक्स में, पर फिर भी अगर मैंने ये चीज़ नहीं की होती, ये ब्लंडर नहीं किया होता, तो वो काफ़ी इम्पैक्ट डालता मेरी रैंक पे और अच्छी रैंक आ सकती थी। तो आई वुड सजेस्ट कि बिल्कुल भी ये वाली गलती नहीं करनी है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से करनी है और स्पीड में लिखने की, टाइम में लिखने की, और उस प्रेशर को हैंडल करने की हमको पहले से ही प्रैक्टिस करनी है। जो दूसरी गलती मैंने करी थी कि अर्लियर अटेम्प्ट्स में, वो ये था कि बहुत सारे सोर्सेज फॉलो कर लिए। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए मैंने 2-2 3-3 बुक्स पढ़ रही थी मैं।
तो ये चीज़ मैंने बाद में गलती नहीं करी, मैंने कोई भी एक सोर्स उठाया, उसमें वैल्यू एडिशन किया, उसके खुद के नोट्स बनाए, उन्हीं को ही बार-बार रिवाइज़ किया। तो इंस्टेड ऑफ कि बहुत सारे रिसोर्सेज़ की तरफ भागना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप कोई सा भी एक अच्छा सोर्स पकड़िए, उसमें एक वैल्यू एडिशन करिए और उसका रिवाइज़ करते रहें। मुझे लगता है ये इससे ये वाली समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है कि आप इधर-उधर भागे नहीं। जो तीसरी चीज़ थी वो था एक्सेसिव फोकस ऑन करंट अफेयर्स। तो मुझे लगता है ये वाली गलती नहीं करनी चाहिए। करंट अफेयर्स का अपना एक रोल होता है, बट आप 12 पिछले 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लीजिए और उनको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लीजिए। बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए करंट अफेयर्स के ऊपर। हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रखना है, साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। तो कॉन्सेप्ट्स प्लस पीवाईक्यू से आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि सिलेबस हमें समझ नहीं आता है और सिलेबस को कैसे एनालाइज किया जाए मेंस के सिलेबस। तो सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगी कि सिलेबस हमको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम बार बार सिलेबस भूल जाते हैं। तो मैंने अपना सिलेबस प्रिंट कराकर हर जगह पे रख रखा था कि ये सिलेबस मुझे बार बार पढ़ना है। तो सिलेबस का हर एक एक पॉइंट मुझे याद होना चाहिए। साथ ही में सिलेबस को मैंने थोड़ा सा तोड़ के सिलेबस किया था। फॉर एग्जाम्पल GS2 का जो सिलेबस है उसमें जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है वो मैंने एथिक्स के साथ कंप्लीट किया, क्योंकि वो वहां पर ज्यादा सही जो सेम है, गवर्नेंस का पोर्शन है और एथिक्स का पोर्शन है वो सिमिलर है। सेकेंड चीज, जो GS2 में सोशल जस्टिस का जो पोर्शन है वो मैंने GS1 के सोसाइटी के साथ कंप्लीट किया था। GS3 में सिलेबस काफी सिंपल है कि 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसमें आपको सिलेबस बहुत अच्छे से डिवाइडेड है। एथिक्स का सिलेबस जो भी दे रखा है, जितने भी कीवर्ड्स है उसके हमको खुद के नोट्स बना लेने हैं एंड उन्हीं को ही हमको इनहेंस कर कर बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर कर मेंस में लिखना है। साथ ही में अगर मैं सोशियोलॉजी के सिलेबस की बात करूँ तो सोशियोलॉजी के सिलेबस में ये है कि पेपर 1 के जो पहले 3 टॉपिक्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है, तो उन्हें अलग से कर लिया मैंने और फिर पेपर 1 एंड पेपर 2 को कंबाइन करके पढ़ा है। तो ये मेरा कुछ सिलेबस का स्ट्रेटजी था कि सिलेबस को किस तरीके से करना है ताकि मेरा जो काम है वो स्मार्टली हो। ठीक है। तो ये वाला कुछ सिलेबस ऐसे एनालाइज कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला मुझे। तो मेरा ये खुद का डिसीजन था कि मुझे यूपीएससी करनी है। आई थिंक जो यूपीएससी से भी जो भी प्लेटफॉर्म हमें मिलता है उससे हम बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कुछ वर्ल्ड में कुछ रियल चेंजेस ला सकते हैं एंड मुझे वो करना था। इसलिए यूपीएससी करने का जो डिसीजन था वो मेरा खुद का था। और जब आपका खुद का डिसीजन होता है तब ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आती है। हालांकि ऐसा कई बार हुआ है कि जब प्रीलिम्स नहीं निकल रहा होता है या फिर आपको कभी कभी मन नहीं कर रहा होता है, कभी तबीयत खराब होती है, तो मोटिवेशन थोड़ा कम जाता है, कम हो जाता है। लेकिन फिर से हमको हमारे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि हमने यूपीएससी को क्यों चुना था। और ये बेहतर होगा कि जब हम खुद चुनते हैं हमारा डिसीजन, करियर डिसीजन कि मुझे यही करना है, तो ऑटोमेटिकली अंदर से मोटिवेशन आता है। साथ ही में मैं ये कहना चाहूंगी कि इस पूरे ड्यूरेशन में मैंने अपना सोशल मीडिया बंद रखा था, क्योंकि इससे आपको फोमो हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, फ्रेंड्स वो कर रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छे से दिख सकती है, तो इससे काफी ज्यादा एंजाइटी आ सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें। सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव वे में आप यूज़ करें अपनी तैयारी में। और कुछ जो आपके दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे कनेक्टेड रहिए ताकि आप आइसोलेटेड फील ना करें। और कुछ अगर आपके दोस्तों का ग्रुप है जिनके साथ आप बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं तो आप वैसा कर सकते हैं। तो उससे भी मोटिवेशन आता है कि हम दूसरों को साथ में मिलकर एक दूसरे को मोटिवेट करके पढ़ाई कर रहे हैं। एंड आपके पास एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक मेंटर है तो आपको एक अकाउंटेबिलिटी रखता है आपके ऊपर कि आप जो भी चीज़, जो भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, कोई आंसर लिख रहे हैं, तो वो आपको बताएगा कि आप सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको वो इस पूरी जर्नी में गाइड करते हुए चलेंगे ताकि आप भटक ना जाएँ कहीं पे, कुछ गलत चीज़ ना कर पाएँ, क्योंकि उससे आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन करनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने अपनी तैयारी पूरी तरीके से ऑनलाइन करी थी एंड मैंने घर से ही रहकर तैयारी करी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑफलाइन के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ। तो आपको जैसा भी सूट करे, आप जहाँ पर भी रहकर तैयारी करना चाहें आप कर सकते हैं। दोनों वेज पॉसिबल है, ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना जरूरी है या नहीं है। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली से कंप्लीट किया है, लेकिन मैं ग्रेजुएशन के बाद वापस से अपने घर पर आकर मैंने घर से ही तैयारी करी है, तो दिल्ली जाना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये है, मैप्स समझ नहीं आते हैं और मैप्स को याद कैसे किया जाए। तो इसके लिए मेरे पास सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी कि मैंने जो भी वर्ल्ड मैपिंग एंड इंडियन मैपिंग, तो जैसे मैं अगर नॉर्थ अमेरिका पढ़ रही हूँ तो उसका मैंने मैप ब्लैंक मैप प्रिंट आउट निकाल लिया। उसमें मुझे जो भी चीज़ें जाननी है, जैसे माउंटेन्स हैं, कहीं पर रिवर्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट सिटी है, तो उसको मैंने मार्क कर दिया। और मार्क मैंने उसके नाम से नहीं किया है, मैंने मार्क 1 2 3 4 ABCD या लेक से तो लेक 1 लेक 2 ऐसे कर रखा है। और नेक्स्ट एक मैं ब्लैक पेज लिखती थी, उसमें लेक 1 का नाम लिखती थी, लेक 2 का नाम लिखती थी। तो इस तरीके से मैं याद करती जाती थी। तो वो जो मेरा मैप था उसपे सिर्फ मार्किंग होती थी 1 2 3 4 की। जैसे माउंटेन्स है तो माउंटेन M1 M2 M3, लेक्स है तो L1 L2 L3, सिटीज है तो C1 C2 C3। और फिर मैं एक ब्लैंक पेज पे लेकर उसको देखती कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो इस तरीके से मैंने एक्टिव रिकॉल के मेथड से अपने मैप्स को याद किया। मैप्स के लिए ऑल्सो इंडियन मैपिंग मैंने अलग से करी है और वर्ल्ड मैपिंग अलग से करी है। साथ ही में जब प्रीलिम्स आने वाला होता था तो मैं कोई भी 2 3 वीडियोस जो कि प्लेसेस एंड न्यूज़ की होती थी वो देख लेती थी। इसके साथ ही मैप्स में जो पीवाई क्यूज में जो भी प्लेसेस आई हैं वो मैं अपनी मैप्स में हाईलाइट कर लेती थी अलग से, ये वाली चीज़ें पीवाई क्यू में आई थी। तो इस तरीके से पूरी मेरी मैप्स की तैयारी हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्लान बी। क्या आपको प्लान बी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या प्लान बी कब से रखें। तो इसका आंसर मैं ये देना चाहूंगी कि प्लान बी अगर आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में, तो आपके पास प्लान बी नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आप इस जर्नी में बहुत यंग होते हैं। तो इस टाइम पे मोटिवेशन भी ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है। तो बिना प्लान बी के आप फुल्ली प्रिपेयर कर सकते हो, गिवन कि आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपके पास कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप प्लान बी नहीं भी रखो तो कोई बात नहीं। थर्ड अटेम्प्ट से अगर आप और आगे जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लान बी होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा कुछ भी, ताकि आप खुद को सपोर्ट कर पाएँ, एक कॉन्फिडेंट फील कर पाएँ कि हमारे पास ये ऑप्शन है। तो एक स्टेबिलिटी जो ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी और एक अपनी मेंटल स्टेबिलिटी की भी, कि हम एक सिक्योर पोजीशन में हैं जहाँ पर रहकर हम ये तैयारी को कर सकते हैं, वो होना चाहिए। अब मेरे लिए ये था कि मेरा प्लान भी नहीं था, तो कई बार वो चीज़ मुझे एंग्ज़ायटी दे जाती है। तो मैं साथ में दूसरी भी मैंने कई बार जॉब्स करी हैं एंड अभी करंटली ये 2025 का जो मेरा पूरा अटेम्प्ट था, उसमें मैं सीएम अभ्युदय योजना जो चलती है यूपीएससी की, वहाँ पर एज अ फैकल्टी एंड एज अ मेंटर वहाँ पे वर्क कर रही थी। तो साथ ही मैं, ये मेरा प्लान भी था कि मैं वो वर्क भी कर रही हूँ, मैं स्टूडेंट से भी कनेक्टेड हूँ, मैं कुछ मीनिंगफुल कर रही हूँ अपने लाइफ में। तो मैं कहीं से भी आइसोलेटेड फील ना करूँ और मोटिवेशन बना रहे लाइफ में, ताकि आपको ये पर्पस आपको याद रहे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है लाइफ में। और यही मेरा गोल था कि मैं दूसरों की हेल्प भी करूं एंड साथ में अपनी तैयारी को जारी रखूं। तो प्लान बी मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपके अटेम्प्ट ज़्यादा हो गए हैं तो होना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हम्म, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन है कि रिवीजन कैसे करें और अगर डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो उससे कैसे बचें। तो रिवीजन का मेरा सिंपल सा स्ट्रैटेजी यही रहा है कि मैंने जो भी सोर्सेज को उठाए हैं, मैंने उसके तुरंत शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं और रिवीजन के लिए मैं वही शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़ती थी। तो रिवीजन के लिए मैं एक्टिव रिकॉल मेथड से
कि मैंने छुपा लिया क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, ये क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे करना है, दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे करना है। तो इस तरीके से मुझे काफ़ी चीज़ें याद भी रहती थी और मेरा रिवीजन ईज़िली हो जाता था। खुद के शॉर्ट नोट्स प्लस एक्टिव रिकॉल, ये मेरी रिवीजन की स्ट्रैटेजी रही है। साथ ही में 3 बार रिवीजन करना है मुझे कोई भी एग्ज़ाम से पहले। मेंस एग्ज़ाम से पहले 3 बार रिवीजन, प्रीलिम्स से पहले 3 बार रिवीजन। तो इससे काफ़ी हद तक रिवीजन जो होता है कि हमें याद नहीं होती चीज़ें, तो ये वाली चीज़ रिज़ॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है कि लास्ट क्वेश्चन आई गेस कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि लाइफ में आपके डिस्ट्रैक्शन आ कहाँ से रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं या फिर आप ज़्यादा बाहर घूम रहे हैं या फिर कुछ और भी डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इस एग्ज़ाम की तैयारी में क्यों आए हैं, आपका गोल क्या है और उन डिस्ट्रैक्शन से जितना ज़्यादा दूर हो पाए हो जाए। अगर आप दूर नहीं हो पा रहे हैं तो उस डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना हमें सीखना पड़ेगा। इग्नोर करो और अपनी पढ़ाई करो शांति से। इग्नोर करो, पढ़ाई करो। जब आप फुल्ली पढ़ाई में इन्वॉल्व होते हैं, जब आप वो प्रोसेस में घुसे हुए होते हैं डीपली, जब उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो आई थिंक तब डिस्ट्रैक्शन बहुत ही कम हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ही कम हो जाते हैं। तो आपको बस उस प्रोसेस पे फोकस करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाना है तुरंत ही, क्योंकि जितना ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई होता जाता है, तो तुरंत ही उस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और अपने जो भी हमारी पढ़ाई की प्रोसेस है उसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। आई थिंक जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो मैंने एड्रेस कर दिए हैं। एक क्वेश्चन है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो टाइम टेबल, अगर मैं एक ब्रॉड टाइम टेबल की बात करूँ तो मेरा ऐसा था कि जून से दिसंबर तक मुझे मेंस की तैयारी करनी है, जनवरी से मई तक मुझे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। इसके अलावा मुझे डेली ऑप्शनल पढ़ना है और वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो इस तरीके का अगर मैं डे वाइज टाइम टेबल की बात करूँ तो डेली कुछ स्लॉट मुझे एक ऑप्शनल के लिए रखना है, एक जीएस के लिए रखना है, एक स्टैटिक पोर्शन के प्रीलिम्स के लिए रखना है और एक स्टैटिक पोर्शन के मेंस के लिए रखना है। तो इस तरीके का कुछ रख के अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है। मेजरली मैंने अपने लिए टारगेट सेट कर रखे थे कि ये वाले टॉपिक इतने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, तो वो बस कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके का कुछ टाइम टेबल होता था, तो बहुत ही रिजिड टाइम टेबल नहीं रहा है, काफ़ी फ्लेक्सिबल रहा है। तो आई थिंक मेजर जो क्वेश्चन थे वो मैंने आंसर कर दिए हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चन जो भी हैं आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं उन्हें एड्रेस कर दूँगी। अच्छा, अगर रिवीजन स्ट्रैटेजी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं तो रिवीजन के लिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। 2 ही चीज़ें करी है मैंने रिवीजन के लिए, खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए रिवीजन, पहली चीज़, और दूसरा एक्टिव रिकॉल। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हैं कि शॉर्ट नोट्स हैं, उन्हीं को बार-बार पढ़ा है और उन्हें बिना देखे पढ़ा है। तो एक्टिव रिकॉल ये होता है जिससे हमें चीज़ें याद रहती हैं, काफ़ी लंबे समय तक हम उसे याद कर सकते हैं, उसे रिमेंबर करके रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि रिवीजन के लिए सबसे पहले आप, अगर आपने आज कुछ चीज़ पढ़ी है, तो उसको तुरंत ही समराइज़ कर लीजिए, ठीक है? सेकंड चीज़, आप उसको फिर 1 हफ्ते में पढ़ें, 15 डेज़ में पढ़ें और फिर 1 मंथ में पढ़ें। तो आई थिंक ये रिवीजन का जो चीज़ होती है वो सॉल्व हो सकती है। अच्छा, आंसर राइटिंग के टाइम पे अगर रिकॉल नहीं हो पा रहा है तो रिवीजन की कमी की वजह से होता है। इसके लिए आपके पास पहले तो आपके सामने कंटेंट होना चाहिए। अगर आपके सामने कंटेंट रहेगा तो आप बहुत ही क्रिस्प कंटेंट रखना है मेंस के लिए, उसी कंटेंट को बार-बार पढ़ना है और आंसर राइटिंग करनी है। आप आंसर राइटिंग, अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो पहले आप वो कंटेंट को खोलकर वो आंसर लिख सकते हैं। जितना अच्छा आंसर लिखने की कोशिश करेंगे लिख लीजिए। तो मैं क्या करती थी कि जैसे मुझे कई बार डेटा या एग्जाम्पल याद नहीं रहते थे, तो वो एग्जाम्पल की मैंने लिस्ट बना रखी थी। उन्हीं एग्जाम्पल्स को मैं जब भी आंसर राइटिंग कर रही होती थी तो देख-देख के लिखती थी। तो हर पॉइंट के साथ मेरा एक एग्जाम्पल जाता था। तो हर पॉइंट लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, पॉइंट लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है। तो वही चीज़ जो है वो मेरे मेंस के जो हुए थे, एक्चुअल मेंस वहाँ पर रेप्लिकेट हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करना है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि अ, आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि टारगेट्स क्या हैं आपके, ठीक है?
तो अगर आपके पास पहले से कुछ टारगेट्स बने रहेंगे तो आपको ये चीज़ सोचने में नहीं जाएगा कि मुझे अब स्ट्रेटेजाइज़ करना है या फिर मुझे अब पहले मैं डिसाइड कर लूँगी क्या पढ़ना है, उसके बाद ही मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, डेली पढ़ना है और पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो उससे एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। अब अगर कई बार ऐसा होता है कि हम कभी बीमार पड़ गए या फिर हमें कहीं बाहर जाना है या किसी वेडिंग में जाना है या फिर कई बार हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं है, आप मत पढ़ो उस दिन, 1-2 दिन मत पढ़ो, ठीक है? थोड़ा-सा रिलैक्स भी कर सकते हो, बट ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो गैप है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आप तुरंत ही वापस से रिज़्यूम कर लें अपनी पढ़ाई को। तो इस तरीके से आपको एक्टिवली ये अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि इस एग्ज़ाम के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और अगर आप नहीं रहेंगे कंसिस्टेंट तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो कंसिस्टेंट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। और कोई क्वेश्चन है आपके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरा टेलीग्राम चैनल तो मेरा इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल दोनों है। टेलीग्राम पे मेरा चैनल का नाम है यूपीएससी एंड अदिति नाम से मेरा चैनल है एंड इंस्टाग्राम मेरा अदिति सिंह नाम से है, बुद्धि एंड बियॉन्ड नाम से ये चैनल है, तो आप सर्च कर सकते हैं बुद्धि एंड बियॉन्ड एंड टेलीग्राम जो चैनल है वो यूपीएससी एंड अदिति नाम से है, यूपीएससी एंड अदिति। अगर आपके फादर का नेम मिसमैच है तो कोई बात नहीं, आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। यूपीएससी ये चीज़ को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, एफिडेविट बनाकर आप दे सकते हैं कि फादर नेम डिफरेंट है। एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता है क्योंकि अल्टीमेटली जो चीज़ इस एग्ज़ाम को आपको पार करने के लिए चाहिए वो है कंसिस्टेंसी है, हार्ड वर्क है, अपने मन में आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और साथ में ही मेंस में मार्क्स आने चाहिए, ठीक है? मेंस एंड इंटरव्यू इन दोनों चीज़ों को जोड़कर मार्क्स आने चाहिए बस आपके। वो आपकी रैंक डिसाइड करती है, वो आपकी सक्सेस डिसाइड करती है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं डिसाइड करता है। करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है, तो मेरा जो तरीका होता था कि मैं पूरे मंथ में 2 दिन ऐसे निकाल लेती थी कि इस दिन मुझे करंट अफेयर्स करने हैं। मंथली मैगजीन उठाया मैंने और एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बना लिया जिसमें मैंने प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है उसी डॉक्यूमेंट में ऐड कर दिए, मेंस स्पेसिफिक सिर्फ कीवर्ड 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 ऐड कर दिए। तो इससे मेरा प्रीलिम्स और मेंस का पिछले 12 महीने का टोटल एक 100 पेज का डॉक्यूमेंट बना था जिसमें सभी तरीके के करंट अफेयर सभी सब्जेक्ट्स के इंक्लूडेड थे। तो एक वर्ड का मेरा डॉक्यूमेंट बना हुआ था, इस तरीके से मैंने करंट अफेयर्स को अपना कंप्लीट किया है। साथ ही में मेंस के लिए मेंस 365 जो विजन की आती है वो फॉलो किया है। यस, करंट अफेयर्स के मैंने खुद से अपने अलग अलग से नोट्स बनाए थे। इंटरव्यू मीडियम, यस, मेरा जो इंटरव्यू मीडियम था, हालांकि मेरी पूरी पढ़ाई इंग्लिश में हुई है पर मेरा इंटरव्यू मीडियम हिंदी हिंदी हो गया था, तो मैंने अपना इंटरव्यू जो मीडियम वहाँ पे था वो हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड ही चल रहा था। क्या इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूरी होती है यूपीएससी के लिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपना इंटरव्यू मीडियम हिंदी रखा था और मैंने हिंदी में ही अपना इंटरव्यू दिया है और मैंने अपना पूरा मेंस इंग्लिश में लिखा है। तो आई थिंक कोई सी भी लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं, बस आपको कन्वे करना होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। एग्जामिनर को आपकी बात को समझना होता है। तो आई थिंक इंटरव्यू मीडियम या फिर मेंस का जो मीडियम है वो इतना मैटर नहीं करता है। बस आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, आप एक फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो तो वो चीज़ होनी चाहिए। आई थिंक मीडियम इतना इश्यू नहीं करेगा फिर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो साइंस एंड टेक के लिए मैंने जो ओनली आईएएस उड़ान की बुक होती है स्टैटिक वाली वो कंप्लीट करी थी और साथ ही में एक मैराथन जो लेक्चर होता है जो साइंस एंड टेक पहले प्रीलिम से पहले वो एक मैराथन लेक्चर देख लिया था और पूरे साल के करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। फादर नेम मिसमैच को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आप एक एफिडेविट को सबमिट कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं होगा। जहाँ तक बात रही इंग्लिश बोलने की, तो यू कैन प्रैक्टिस इंग्लिश विथ योर फ्रेंड्स एंड जितना आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे
इंग्लिश को उतना ही ज़्यादा सुधरती जाएगी। वेट मत कीजिए, आप खुद से मिरर में भी बात कर सकते हैं दैट यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश एंड यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन इंग्लिश टू कन्वे योर वर्ड्स। You can rely only on standard books for IAS instead of standard books? I do not understand this question. स्पीकिंग एबिलिटी आई थिंक दो चीज़ों से इम्प्रूव कर सकती है। पहली बात, आप जितना ज़्यादा लोगों से बात करेंगे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में, तो आपकी स्पीकिंग एबिलिटी वहाँ से सही होगी। दूसरी चीज़, आप मिरर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आप खुद के वीडियोस भी बनाकर देख सकते हैं कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं या फिर कहाँ चीज़ें हमें सुधार करनी चाहिए। तो यहाँ से आप अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज़ को सही कर सकते हैं। मैंने कितने साल प्रिपेयर किया है, तो मैं 2022 से प्रिपेयर कर रही हूँ, तो इट हैज़ बीन लॉन्ग जर्नी। 2023 टू तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स की जर्नी मेरी हो चुकी है। आई एम नॉट फ्रॉम मध्य प्रदेश। मैंने अपना स्कूलिंग मध्य प्रदेश से किया था, बट आई एम फ्रॉम यूपी। कोचिंग की जहाँ तक बात है, तो मैंने कोचिंग नहीं करी है, क्योंकि मैं बुक्स से और वेरियस सोर्सेज से ज़्यादा अच्छे से समझ लेती थी। अगर आपको एक स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो आप एक फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको, मुझे ऐसा लगता है कि खुद ही तैयारी करनी होती है, खुद ही लिंकेजेस जो सब्जेक्ट बीच में होती हैं उनको स्टैब्लिश करना होता है। और फिर मेंस की आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजीज के लिए आंसर राइटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो पीवाईक्यूज को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को जारी रखें। और लक्ष्मीकांत, आई थिंक लक्ष्मीकांत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने अब लक्ष्मीकांत को बहुत ही अच्छे से किया है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप लक्ष्मीकांत को स्किप करें। 13 ईयर मेंस के लिए आपको 2013 से सॉल्व करने हैं, प्रीलिम्स के लिए लास्ट 45 ईयर्स के सॉल्व करने हैं। पैसेजेस के लिए आप ये कर सकते हैं कि लगभग 200 से 250 पीवाईक्यू के पैसेजेस हैं, तो आप वो पैसेजेस को खुद ही सॉल्व करके देखें। यूपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर है वो देखें। फिर आप वहाँ से कीवर्ड्स को देखना पड़ेगा कि ये कीवर्ड्स है तो क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप पैसेजेस को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्सो आप यूट्यूब पे एक कोई सा भी वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर एक्सप्लेनेशन होता है उन कीवर्ड्स का कि अगर ये कीवर्ड दे रखा है तो क्या सही आंसर होना चाहिए, कि अजम्पशन बेस्ड है तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप एक दो वीडियोस देखकर और फिर जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको उससे आइडिया मिल जाएगा। इस जर्नी ने आपको कैसे चेंज किया है? आई थिंक ये जर्नी इतनी लंबी हो जाती है कि आपको बहुत ही पेशेंट रहना सिखा देती है। पेशेंस, एंजाइटी से कैसे डील करना है, डिप्रेशन से कैसे डील करना है। जब आपकी लाइफ में आपकी फैमिली मेंबर्स भी अगर डाउट करने लग जाएँ, आपके फ्रेंड्स डाउट करने लग जाएँ या आपके फ्रेंड्स आपसे आगे निकल जाएँ, तो ये सब चीज़ों को डील करने के लिए आपको एज़ अ पर्सन ग्रो करती है, एज़ अ पर्सन स्ट्रॉन्ग बनाती है। एंड फाइनली जब सिलेक्शन होता है तो काफ़ी आप एक हम्बल पर्सनैलिटी निकल कर आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज वाइज़ एंड मेंटल स्ट्रेंथ जो ये एग्ज़ाम प्रोवाइड करती है, वो ये जर्नी आपको सिखाती है। अगर आपको किसी भी चीज़ का आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ एंड अपने नोट्स शेयर करूँगी। साथ ही में मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पर भी उन्हें शेयर करने की कोशिश करूँगी। टेलीग्राम चैनल मेरा यूपीएससी एंड अदिति नाम से है, यूपीएससी एंड अदिति। नोट्स कैसे बनाना है, तो नोट्स आप 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो आप बेस मटेरियल किसी भी टॉपर नोट्स को उठा लीजिए और उसी में अपना वैल्यू एडिशन कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, सॉरी, अगर आपके पास टाइम है तो आप स्क्रैच से खुद के नोट्स बना सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो नोट्स को आपको रिवाइज़ भी करना पड़ेगा। तो रिवाइज़ करने के लिए बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। यूपीएससी एंड अदिति। व्हाट मिस्टेक्स डिड आई मेक? फर्स्ट मिस्टेक जो कि मैंने पहले 3 अटेम्प्ट्स में किया था, तो यूपीएससी पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज नहीं किया था मैंने।
मैं पढ़ तो बहुत ज़्यादा रही थी उस टाइम पर मैं ना तो मैं टेस्ट लगाती थी क्योंकि मुझे टेस्ट लगाने से डर लगता था कि मेरे कम मार्क्स आएँगे और ना ही मैं पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज़ कर रही थी। लेकिन फिर मैंने अपने मन से वो डर निकाला, मैंने कहा कि फेल होंगे तो होंगे, देखते हैं, लेकिन चैलेंज आया तो उसको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने सारे टेस्ट लगाए हैं, बहुत सारे टेस्ट लगाए हैं, बहुत कम मार्क्स भी आए हैं, पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे मार्क्स बहुत इम्प्रूव हुए हैं। सेकंड, यूपीएससी की पीवाईक्यूज़ को जब मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया और उन पीवाईक्यूज़ का अपना नोट्स बनाया, तो उससे क्या हुआ, मेरा एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप हो गया था पहली बात तो मैं बहुत ही अच्छे से गैस वर्क कर लेती थी प्रीलिम्स में, तो बहुत ही ईज़िली प्रीलिम्स निकलता था। और सेकंड, जो उस चीज़ से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। गवर्नमेंट इन इकोलॉजी के लिए मैंने सुदर्शन गुर्जर सर के जो 6 पिलर्स उन्होंने करवा रखे थे इन्वायरमेंट के, वो कंप्लीट किए थे। इसके साथ में मैंने बहुत ही अच्छे से इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स एंड पीवाईक्यूज को एनालाइज करके उन्हीं नोट्स में ऐड कर दिया था। मैंने सारे टेस्ट मैंने घर पे ही रहकर दिए हैं, तो आप घर पे रहकर भी कर सकते हैं। जहाँ तक इवैल्यूएशन की बात है, तो आप 2 तरीके से, अगर आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, तो आप टॉपर्स कॉपी को देखकर और मॉडल आंसर से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मेंटर है, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं इवैल्यूएशन के लिए, या फिर साथ में आपके कोई पीयर ग्रुप्स हैं, जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनसे भी सेम ही वे में इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। टॉपर्स कॉपी के लिए मैंने पिछले 2-3 साल के टॉपर्स जिनके, जैसे जीएस 1 के कोई टॉपर हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो मैंने उनकी टॉपर्स कॉपी देखी है, पहला चीज़ ये। दूसरी चीज़, कौन सी टॉपर कॉपी से मैं रिलेट कर पा रही हूँ। तो जो मेरा राइटिंग स्टाइल जिन टॉपर का सेम है, तो उसी तरीके से मैंने वो वाली टॉपर्स कॉपी को ज़्यादा देखा है। कोई बात नहीं, अगर आपके पास पीयर ग्रुप नहीं है, मेक श्योर आपके पास कोई मेंटर है और आप सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इवैल्यूएशन में आप मॉडल आंसर से, टॉपर्स कॉपी से देखकर आप कंपेयर कर सकते हैं अपने आंसर्स को। जो पहले के कुछ अटेम्प्ट्स हैं उसमें मेरे मेंटर मेरे पास नहीं थे। बाद में मैं अपने मेंटर से जुड़ी, अपने सीनियर्स से जुड़ी। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जाकर हेल्प माँगिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। जो इस एग्ज़ाम में सीनियर हैं, जो इस एग्ज़ाम में अभी प्रेज़ेंट हैं, अगर आप उनसे जेन्युइनली हेल्प माँगेंगे तो आपको बिल्कुल हेल्प देंगे। चलिए ठीक है, हम ये सेशन को एंड करते हैं। आई थिंक काफ़ी क्वेश्चंस को हमने एड्रेस कर दिया है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू यूपीएससी टाइम कि आपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकूं और आप सभी के साथ इंटरेक्ट कर सकूं। तो ओके, गुड नाइट एवरीवन। आई थिंक हम इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।